नमस्कार, मैं भरत सुतार। लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पंचायती राज यानी स्थानीय स्वय शासन के बारे में है। हम 73वां संविधान संशोधन आ गए थे और इनके बारे में हमने देखा था कि इसके अंतर्गत 243वां अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक है वो व्यवस्था जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कुल 29 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 243वां अनुच्छेद क्या कहता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 243वां अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो है वह विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के बारे में बात करता है। ग्राम सभा की परिभाषा है, ग्राम पंचायत की परिभाषा है, पंचायत समिति है, या जितनी भी परिभाषा है, अध्यक्ष का पद नाम है, इन संबंधित परिभाषाओं के बारे में वो बात करता है 243वां अनुच्छेद। अब बात करते हैं 243 अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत क्या बात होती है। 243 ए के अंतर्गत है वह ग्राम सभा के बारे में बात है। ग्राम सभा के बारे में बात है। ग्राम सभा की जो संरचना है उसके बारे में बात है कि ग्राम सभा है वह मतदाता सूची में जो पंजीकृत मतदाता है वो सभी ग्राम सभा के अंतर्गत है वो आएंगे। जिसका प्रमुख है वह सरपंच होगा। मतदाता सूची के अंतर्गत पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। जिसका मुख्य कार्य है वह कोई भी पंचायत में योजना वगैरह बनती है, कोई भी कार्य वगैरह है, उनकी गहन जांच करने के लिए है वह ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत। 243 बी है वह बात करता है पंचायतों का गठन के संबंध में बात करता है कि पंचायतों का गठन है वो किस प्रकार से होगा, इसके संबंध में बात है वो अनुच्छेद 243 बी करता है। तो इसके अंतर्गत है वो 3 प्रकार के या त्रिस्तरीय व्यवस्था है वह है। सबसे पहले है वह ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर पर सबसे निचले स्तर पर पंचायत समिति, और इसके बाद में है जिला परिषद। अब जहां जिस राज्य की जो जनसंख्या है यदि 20 लाख से कम है, जिस राज्य की जो जनसंख्या है यदि वह 20 लाख से है वह कम है, तो वहां पर पंचायत समिति है। मध्यवर्ती व्यवस्था होना अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर ये मध्यवर्ती व्यवस्था होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है वह व्यवस्था की गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के बारे में। अनुच्छेद 243 सी। अनुच्छेद 243 में है वह पंचायतों की संरचना के बारे में है कि किस प्रकार से संरचना होगी या क्या क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध के बारे में है वह 243 सी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत है वह पंचायतों की संरचना और उनका चुनाव वगैरह किस प्रकार से होगा, या इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो 243 सी के अंतर्गत है वो आती है, पंचायतों की संरचना या चुनाव। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं यानी जिसका पद नाम है वो सरपंच है, उनका चुनाव है वह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं इसका जो उपाध्यक्ष है जिसका पद नाम होता है उप सरपंच। इनका जो चुनाव है वह वार्ड पंचों के द्वारा अपने में से है वह किया जाता है। वार्ड पंचों के द्वारा अपने में से है वह चुनाव किया जाता है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। इसी प्रकार से है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जैसे सेकंड है वह पंचायत समिति। अब ये भी बात याद रखने योग्य है कि इसमें जो पंचायतों का गठन है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, और सभी जगह ये नाम है वह भारत के प्रत्येक राज्य में है वही नाम है। ये हो ये अनिवार्य नहीं है। जैसे कई राज्यों में है इनका नाम है वो तालुका परिषद होता है, किसी राज्य में है वो जिला परिषद का नाम अन्य होता है। तो इस प्रकार से है, जैसे महाराष्ट्र में है वो पंचायत समिति ही कहा जाता है,
कर्नाटक में है वगैरह, अलग इसका नाम है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था होती है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं पंचायत समिति का जो चुनाव है, इनके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव तो है वह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा ही किया जाता है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष, जिसका पद नाम है और प्रधान होता है। अब प्रधान का जो चुनाव है, प्रधान का चुनाव है वह सदस्य है वो अपने में से करते हैं। प्रधान का जो चुनाव है वह सदस्य अपने में से करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतदान होता है प्रधान का। इसी प्रकार से है उप प्रधान का जो चुनाव है वह भी सदस्य करते हैं, यानी दोनों के जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा ये चुने नहीं गए हैं। लेकिन इसके अंतर्गत पंचायती समिति के यदि सदस्यों की बात करें कि उनके सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा जो इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम पंचायत के सरपंच है वह भी इनके सदस्य वो माने जाते हैं। एक है उस स्थानीय क्षेत्र के जो एमएलए है, विधानसभा सदस्य है, वो भी इनके सदस्य है वो माने जाते हैं। तो ये सभी सदस्य है वह पंचायत समिति के सदस्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उप प्रधान का जो चुनाव है वो सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष का चुनाव भी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो व्यवस्था है वह तीसरी है, वह है जिला परिषदों के बारे में है। जिला परिषद में भी है वह सदस्य होते हैं। अब सदस्यों का चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से है वह जनता के द्वारा किया जाता है। इनका जो प्रधान है जिसको हम कहते हैं जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, अब इनका जो चुनाव है वह है सदस्यों के द्वारा ही होता है, सदस्यों के द्वारा अपने में से है वो होता है। उप जिला प्रमुख होता है, इनका भी चुनाव है वह सदस्य है वो अपने में से करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि अध्यक्ष या सदस्य यदि अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत है इसके यदि अध्यक्ष है यानी सरपंच या उप सरपंच अपना इस्तीफा देना चाहे तो ये इस्तीफा है वह बीडीओ यानी विलेज बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी को अपना इस्तीफा देगा, इस्तीफा है वो देगा। अब बात करते हैं पंचायत समिति का यदि अध्यक्ष यदि अपना आप इस्तीफा देना चाहता है तो वह जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देगा। लेकिन उप प्रधान है वह प्रधान को अपना इस्तीफा देगा। इसी प्रकार से जिला प्रमुख का जो प्रमुख है यानी अध्यक्ष है, जिला प्रमुख है, वह अपना इस्तीफा है वह संभागीय आयुक्त को देता है, संभागीय आयुक्त को है वो इस्तीफा देता है। लेकिन उप जिला प्रमुख है वह जिला प्रमुख को ही अपना इस्तीफा देता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है वह मुख्य रूप से होगी। ये अनुच्छेद 243C के अंतर्गत ये व्यवस्था है। इसके बाद में हम देख लेते हैं 243D वाला पॉइंट। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके बाद में है अनुच्छेद 243D। ये बात करता है आरक्षण के बारे में बात करता है कि जो विभिन्न सदस्य वगैरह होते हैं इनको आरक्षण किस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले है आरक्षण के बारे में बात करता है एससी व एसटी को उसकी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर है वह आरक्षण दिया गया है। वर्तमान रूप से देखा जाए तो एससी को है वह 16% है और एसटी को है वह 12% और 17% है वह आरक्षण दिया गया है। यदि बात करें महिलाओं को आरक्षण है तो 1/3 भाग 33% आरक्षण दिया गया है। 2009 में पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित करके है वह पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, 2009 में है। लेकिन 2010 में है उच्चतम न्यायालय के द्वारा है इस पर रोक लगा दी गई। उच्चतम न्यायालय के द्वारा है वह इसके अंतर्गत रोक लगा दी गई। बात करते हैं ओबीसी का जो आरक्षण है
ओबीसी के आरक्षण के बारे में है, वह इस अधिनियम में कहा गया है कि वह राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है, राज्य विधान मंडल पर है वह निर्भर करता है। यदि राज्य विधानमंडल है वो इनको आरक्षण देना चाहे तो दे सकता है, अन्यथा अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस दोनों केसों में ये अनिवार्य है। तो इस प्रकार से है वो 243D के अंतर्गत है वो आरक्षण के बारे में बात की गई है, 243D के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। इसके बाद में है 243 अनुच्छेद 243E के अंतर्गत इनका कार्यकाल या अवधि के बारे में बात की गई है कि जो पंचायती राज संस्था है इनकी अवधि या कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो ये होगा प्रथम बैठक से लगाकर है वह 5 वर्ष तक है वह इनका कार्यकाल होगा। भले वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, इनके जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक, पहली बैठक से लगाकर है वो 5 वर्ष तक होगा। अब मान लेते हैं 5 वर्ष से पहले ही है, किसी कारण से है, सरकार ने है या किसी कारण से है वह अध्यक्ष वगैरह है या रद्द कर दिया गया, मतलब 5 साल से पहले ही है इनका विघटन किया गया। यदि विघटन किया गया तो यदि चुनाव में यदि 6 माह रहा है, 6 माह से कम रहा है तो चुनाव करवाने अनिवार्य नहीं है। और यदि 6 माह से अधिक है तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव करवाने पड़ते हैं। ये व्यवस्था है इसके अंतर्गत लागू की गई है। तो ये आरक्षण कार्यकाल या अवधि के बारे में है वो बात करता है अनुच्छेद 243A। इसके बाद में हम देख लेते हैं 243F के बारे में है। एफ में है वह निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि कौन व्यक्ति है वो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ सकता है या कौन व्यक्ति है इसके आधार पर है वो अयोग्य है। इसके बारे में है व्यवस्था 243F के अंतर्गत की गई है। सबसे पहले है वह कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। दूसरे अंतर्गत है इसमें ये व्यवस्था नवंबर 1994 के बाद ये व्यवस्था रखी गई थी कि यदि तीसरी संतान है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन यदि जुड़वा संतान है तो इस स्थिति में वो 2 संतान है वो एक ही मानी जाएगी, या विकलांग वगैरह संतान है तो वह संतान है वो नहीं गिनी जाएगी। तो तीसरे संतान नहीं होनी चाहिए। कम से कम यदि कोई पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ना चाहता है तो 2 संतानें होनी चाहिए। नवंबर 1994 के बाद में जब ये अधिनियम लागू हुआ था उस समय के बाद की बात है। अब इसके अंतर्गत है कुछ प्रावधान है वो जोड़े गए थे। दिसंबर 2019 के अंतर्गत दिसंबर 2014 के अंतर्गत है एक अधिसूचना जोड़ी गई थी। अधिसूचना है वह जोड़ी गई थी जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति है वो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ रहा है उनके घर पे है वह शौचालय होना चाहिए। दिसंबर में अधिसूचना जारी हुई थी और इसी के आधार पर है वह फरवरी 2015 में है वह विधानसभा में है वो पारित हुआ विधेयक। अब इसमें प्रावधान ये किया गया था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए 2 प्रावधान और जोड़े गए थे कि एक तो है शौचालय होना अनिवार्य है और एक है सरपंच वगैरह है, सरपंच है इनके लिए है 8वीं पास योग्यता होनी अनिवार्य है। यदि एसटी या टीएसपी क्षेत्र है तो वहाँ पर 5वीं पास होना अनिवार्य है, ये व्यवस्था की गई थी। और यदि पंचायत समिति का सदस्य या जिला प्रमुख का सदस्य यानी डेलीगेट वगैरह है तो इनके लिए है योग्यता रखी गई थी कि 10वीं पास होना अनिवार्य है, 10वीं पास होना अनिवार्य है, ये व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन 2019 में है इस दोनों प्रावधानों को है इस जो शैक्षणिक योग्यता वाली जो प्रावधान है, योग्यता वाला प्रावधान है, जैसे 8वीं और 10वीं वाला जो योग्यता वाला प्रावधान है इसको हटा दिया गया था। 2019 में है इस व्यवस्था को है वो हटा दिया गया था। तो ये इस प्रकार से वो निर्योग्यता है वह आती है।
आगे हम देख लेते हैं। एफ के बाद में आता है जी। जी में है वो पंचायती राज व्यवस्था के शक्तियों के बारे में है और उनके कर्तव्यों के बारे में है वो बात आती है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत क्या बात आती है? जी के अंतर्गत है वह पंचायतों की शक्ति के बारे में है और इनके कर्तव्यों के बारे में है वह बात आती है कि क्या क्या कर्तव्य है पंचायती राज, ग्राम पंचायत के है या पंचायत समिति के है या जिला प्रमुख, जिला परिषद के है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या पावर है उनको और क्या क्या ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसके बारे में है वो बात आती है कि मुख्य रूप से है वह विकास कार्य वगैरह करवाना है, इनका मुख्य कर्तव्य है। क्षेत्र के अंतर्गत जिस भाग के अंतर्गत ये कार्य करता है उसके अंतर्गत विकास कार्य करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके बाद में है वह अनुच्छेद 243 जी के बाद में हैच आता है। हैच बात करता है कि पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में कर लगाने की शक्ति यानी टैक्स लगाने की शक्ति के बारे में है कि विभिन्न अलग अलग संस्थाओं पर, उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं पर है वो टैक्स लगा सकता है या कोई भी मेले वगैरह होते हैं वहाँ पर है वो टैक्स वसूला जा सकता है। तो इस प्रकार की शक्ति है वो 243 एच के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद में है अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आई है वह राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करता है। राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन है वो प्रति 5 वर्ष होता है। पहले राज्य वित्त आयोग का गठन है वह अप्रैल 1994 को किया गया था। पहले वित्त आयोग का जो गठन है वह अप्रैल 1994 को किया गया था। मुख्य कार्य है वह पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा विभिन्न स्तरों में है वह इनका वित्त का बंटवारा करना है वह राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है जिसका गठन अप्रैल 1994 को किया गया था और प्रति 5 वर्ष है ये वित्त आयोग का गठन है वो किया जाता है। इसके बाद में है हम देख लेते हैं 243 आई के बाद में है वो जे। 243 जे के अंतर्गत है वह ऑडिट करना है। कोई भी कार्य की है वह पूर्ण रूप से जांच करना, ऑडिट करना इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के है वह राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। पहला निर्वाचन आयोग का गठन है वह जुलाई 1994 को किया गया था। अमर सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में किया गया था। अब बात करते हैं इनके कार्य के बारे में है तो मतदाता सूची तैयार करवाना है और पंचायतों के चुनाव करवाना, पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव करवाना इनका मुख्य कार्य है। विधानसभा या लोकसभा के चुनाव ये नहीं करवाता है, ये चुनाव है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 आईजे के एल के बारे में बात करते हैं। तो एल है वह संघ क्षेत्र से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य में पंचायती राज से संबंधित है, व्यवस्था के बारे में है बात की गई है। अनुच्छेद 243 एल के अंतर्गत है वह संघ राज्य क्षेत्र में इसको लागू करने के बारे में हमको बात की गई है। अब सबसे लास्ट अनुच्छेद रहता है अनुच्छेद 243 ओ। ये बात करता है कि किसी भी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में है वह अव्यवस्था हो जाए तो न्यायालय में अपील है वह की जा सकती है, इसके संबंध में है वो बात करता है। अनुच्छेद 243 ओ के अंतर्गत ये व्यवस्था है। तो ये मुख्य व्यवस्था है जो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में है वो पॉइंट जोड़े गए थे। संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़े गए थे। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में है अगले वाले वीडियो में हम और अन्य
जानकारियों के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।